हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। जैसा कि आपको पता है कि विद्यादान चैनल आपको 2025 और 2024 का CHSL का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहा है, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज, यानी सोर्स के साथ। इस चैनल पर फिलहाल अभी इंग्लिश और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इंग्लिश में खुद MK मिश्रा आपको डील कर रहा हूं और मैथ्स डील कर रहे हैं हमारे RJ सर, रोशन झा सर। बहुत शानदार शिक्षक हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पर, लेकिन उससे पहले एक अपील कर देते हैं कि आप सभी इस सेशन को, इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट्स और सुझाव है तो जरूर कुछ सुझाव दीजिए हमें। और हमारा ऐप कंपटीशन प्रो है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, दोस्त मित्रों को भी डाउनलोड कराइए। आपको बता दूं कि प्ले स्टोर में जो हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो, इस पर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सबका फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन कोर्स स्टूडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, कंप्लीट VOD फॉर्म में मौजूद है। अतः आप सभी उस कोर्स को अवेल करें। बहुत शानदार कोर्स है, आप सभी फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन फॉर्म में उसे प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए, अपने भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान दें। कह रहा है कि द सेंटेंस बिलो हैज एरर्स इन 2 पार्ट्स। कह रहा है कि इस सेंटेंस में 2 जगह गलती है, 2 पार्ट्स में, which are highlighted in bold, identify the same। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, जरा सा देखा जाए। एक पार्ट में नहीं है, 2 पार्ट में है, यानी कॉमन एरर को आपको उलझा दिया है और एक गलती न कह के 2 गलती चुनने को आपको बोल रहा है। ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि मे फेयर सिनेमा, एक सिनेमा हॉल का नाम है मे फेयर। इज टू क्लोज, वो बंद होगा। कब? तो 8 दिसंबर में बंद होगा। एक गलती तो यहीं दिख गई, क्योंकि दिसंबर किसी महीना का नाम है। अब महीना और साल के नाम के साथ 8 नहीं, इन आता। ध्यान दीजिएगा, घड़ी के निर्धारित घंटे के समय के लिए 8 का प्रयोग होता है। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 10 o'clock यूज किया जाता है। नून, नाइट, डॉन, डस्क के साथ 8 का प्रयोग होता है। डे ब्रेक, नाइट ब्रेक, इस सब में भी 8 का प्रयोग होता है। वीकेंड पर भी 8 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग, महीना, साल, इनके नाम के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, जबकि दिन और दिनांक के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। ही विल कम इन जनवरी, इन दिसंबर यूज किया जाता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन ही विल कम ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 15th अगस्त। तो याद रखा जाए कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। तो बात हो रहा है कि 8 दिसंबर नहीं, इन दिसंबर, एक गलती तो मिला। कर है क्या कि मे फेयर सिनेमा जो है वो दिसंबर में बंद हो जाएगा। इज टू क्लोज मतलब कि आगे आने वाला, क्योंकि बी फॉर्म प्लस इंफिनिटिव प्लानिंग का बात करता, फ्यूचर प्लान है यहाँ पर। तो कह रहा है कि वो दिसंबर में बंद होगा। इट वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे, ये कल ही अनाउंस किया गया। ठीक, सही है। इट वॉज अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया गया। पैसिव में है, यस्टरडे कल। द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग मिस्टर थॉमस, इस बिल्डिंग का ऑनर जिनका नाम है थॉमस, विल हैव सोल्ड इट, वो इसको बेच चुके हैं, टू ए फर्म ऑफ बिल्डर्स के संस्था को, फर्म को बेच चुके हैं, हु आर गोइंग टू बिल्ड सम फ्लैट्स ऑन द साइट, जो इस जगह पर कुछ फ्लैट बनाने जा रहे हैं। एक बात हमको जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताना है कि यहाँ पर तो एट नहीं इन आया। दूसरा क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि द ओनर ऑफ द बिल्डिंग मिस्टर थॉमस विल हैव सोल्ड, यही गलती है। ये तो फ्यूचर का, ये कह रहा है कि भविष्य में बिक चुकेगा, नहीं, वो कह रहा है कि ये बंद होगा, क्योंकि ये बिक चुका है, ऑलरेडी एक्शन कंप्लीटेड है। अतः विल हैव सोल्ड नहीं, सीधे सीधे थॉमस हैज सोल्ड होना चाहिए, सोल्ड इट, यानी ए में भी गलती है, अब बी में भी गलती है। आंसर नंबर ए।
नेक्स्ट देखा जाए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन फिल करना है। करे कि द कमिटी इज नॉट ऑथराइज्ड, कमिटी ऑथराइज नहीं है टू एक्ट बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल मैटर्स। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कमिटी ऑथराइज नहीं है। तो देखिए, कमिटी इज नॉट ऑथराइज्ड टू एक्ट, कोई कार्य करने को ऑथराइज नहीं है। बिहाफ ऑफ एक इडियोमेटिक सेंस आता है जिसको हम यूज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, किसी के बिहाफ में, किसी के बदले कोई अगर एक्ट करने लगे, कार्य करने लगे, तो उसको ऑन द बिहाफ ऑफ से दर्शाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं उसके बदले पार्टी अटेंड करूंगा, मैं अपने दोस्त के बदले पार्टी अटेंड करूंगा, या दोस्त के बदले मैं बोलूंगा, तो मैंने बोलेगा कि आई विल गिव द स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ होता है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ ऑन होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम चुनना है। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि सगेसियस का अर्थ क्या होता है, तो यह बुद्धिमान होता है। वाइज लोगों को कहा जाता है, सगेसिटी होता है बुद्धिमानी, और सगेसियस मतलब बुद्धिमान हो गया। फुलिश कौन हो गए, तो ये हो गए मूर्ख। इनसाइटफुल, देखिए इनसाइट का अर्थ होता है ज्ञान, और इनसाइटफुल मतलब होता है ज्ञानी, तो ये भी हो गए क्या, बुद्धिमान। ये हो गए ज्ञानी या बुद्धिमान। आगे बात करता हूं, कर रहा है क्या कि नैव, नैव का अर्थ होता है भोला भाला, भोला भाला। याद रखा जाए, जिस व्यक्ति में कोई छल कपट न हो वो नैव होता है। इसको निश्चल भी बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो निश्चल भी बोल सकते हैं। आगे, कंफ्यूज्ड तो हो गया, दुविधा में। अब बोला जाए आंसर हमारा क्या होगा, तो यहां पर सगेसियस का सिनोनिम्स इंसाइटफुल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कह रहा है, सही यहां स्पेलिंग देखना है। देखिए लेफ्टिनेंट वर्ड है, हम लोग बोलचाल में इसको लेफ्टिनेंट कहते हैं। सेना का एक पोस्ट है, बहुत गलती हम लोग करते हैं। सेना का एक और पोस्ट में हम लोग गलती करते हैं, हम लोग कर्नल कर्नल कहते हैं सेना का पोस्ट में, सेना में कर्नल, जबकि उसका वर्ड होता है कोलोनल, COLONEL, कोलोनल। ये जो है वो क्या है, तो लेफ्टिनेंट वर्ड होता है जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट कहते हैं। अब देखा जाए लेफ्टिनेंट क्या है, तो LIEU, LEUTENANT, यही सही है। बाकी ये सारे स्पेलिंग गलती है। यहां देखिए डबल N कर दिया, गलत है। यहां देख रहे हैं टी का यानी IE सीधे LU कर दिया, यहां तो LTU, सब गलत है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट बात करता हूं, which of the following sentences uses the word found with a different meaning from others। इसमें से फाउंड वर्ड का प्रयोग चारों में किया गया है, लेकिन फाउंड 3 गो में एक सेंस है और एक चौथा कोई भिन्न है, उस भिन्न को पकड़ना है। ध्यान दिया जाए, पहले तो फाउंड है क्या, तो एक आपका फाइंड का V2 है, फाइंड से ये V2 या V3 हो गया, जिसको हम पाना कहते हैं वर्ब के रूप में। दूसरा फाउंड क्या है, तो V1 के रूप में भी होता है, जिसका अर्थ होता है स्थापना करना। इसी से फाउंडर मेंबर भी सुनते होंगे आप लोग। फाउंडेशन भी नाउन बनता है, तो याद रखा जाए नींव रखना भी होता है, स्थापना करना भी होता है। अब ऑप्शन क्या है, तो द कंपनी वाज फाउंड इन 1995। देखिए ऐसे तो ये गलती है, होना चाहिए फाउंडेड, कंपनी की स्थापना की गई। यहां सेंस फाउंड का क्या है, स्थापना। ही फाउंड हिज कीज अंडर द काउच, उसको सोफा के नीचे, काउच के नीचे चाबी उसका मिला। तो यहाँ फाइंड का अर्थ फाउंड, फाइंड से बना है, ये पाना के अर्थ में है। ही फाउंड ए न्यू स्पेसीज ऑफ फिश, मछली का एक नया प्रजाति वो पाया, खोज किया, तो यहां भी पाना का सेंस है। सी फाउंड द आंसर, उसको आंसर, वो उसने आंसर पाया,
टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यहां भी पाना है, केवल यही ए नंबर जो है ये स्थापना का सेंस दे रहा है, अब बाकी सब क्या है, पाना के सेंस में है। नेक्स्ट बात करें कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इस इडियम का सेंस देखा जाए, यहां आर का सेंस तो छोड़ दीजिए, इतना इडियम है, ऑन ए कोलिशन कोर्स, टकराव की स्थिति, मुठभेड़ की स्थिति को बोला जाता है। तो याद रखा जाए, ये क्या हो गया, तो ये मुठभेड़ हो गया, यह टकराव हो गया। अब बात करता हूं, करा कि हेडिंग टुवर्ड्स एन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट, यानी उस दिशा में बढ़ना जहां की निश्चित रूप से टकराव होगा, कलह होगा, तो ये बिल्कुल सही इसका सेंस है। आगे देखता हूं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ए पीसफुल वे, एक दूसरे की तरफ शांतिपूर्वक आगे बढ़ना, ऐसा सेंस नहीं है। वर्किंग टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना, जी नहीं, ये भी नहीं होने जा रहा। हैविंग डिफरेंट गोल्स बट नो कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, आंसर कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्त मित्रों में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। हमने नया चैनल लॉन्च किया है, इसको सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको वर्ड देता हूं कि आपके सेवा में मैं हमेशा अपने टीम के साथ समर्पित रहूंगा। विद्यादान चैनल अभी इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दे रहा है, आगे एमटीएस का भी देगा। हम सीजीएल से ही ये बैच लेकर आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं आ पाए, तो सीएचएसएल से आए हैं। इसके बाद एमटीएस में आएंगे और आपको लगातार मैं सेवा देता रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करावें, हमारा ऐप कंपटीशन प्रो को डाउनलोड करें। ध्यान दीजिएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। ध्यान दें, ये जो सेशन आप देख रहे हैं, ये सेशन 30 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का है। ध्यान दें, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ये किसी खबर आदि के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम सीधी खबर कहते हैं। याद रखा जाए, यहां सीधी खबर होता है, इसको विश्वसनीय जानकारी या विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी, इस पर यूज किया जाता है। देखिए, फ्रॉम एन अनोनिमस टिप, कह है कि गुमनाम खबर नहीं, गुमनाम स्थिति नहीं। हियरिंग इट फ्रॉम समवन एल्स, किसी अन्य से कोई बात जानना सुनना। रीडिंग इट फ्रॉम ए बुक, नहीं, फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, डी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। OWS चुनना है, जरा सा देखा जाए। ए प्लेस वेयर एन आर्मी इज ट्रेंड, वैसा जगह जहां ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की, वैसे जगह को क्या कहा जाए। तो देखिएगा, फोर्ट्रेस का अर्थ क्या होता है, तो यह किला होता है। याद रखा जाए, फोर्ट मतलब होता है किला, अब फोर्ट्रेस हो गया किला या किलाबंदी बोला जाता है। केव का अर्थ क्या है, तो यह गुफा होता है। क्या किसी किला में सेना को ट्रेनिंग दी जाती, तो नहीं, किला के अंदर सैन्य छावनी रहती थी पहले। ध्यान दिया जाए, के मतलब तो गुफा, बैरक्स का अर्थ होता है बैरक्स, ये होता है सैन्य छावनी, यहां पर ट्रेनिंग दी जाती। तो अब आगे देखा जाए, रेजिडेंस क्या होता है, तो ये निवास होता है, ये किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंस हो सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, तो सी, बैरक्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहां एंटोनिम चुनना है, थोड़ा सा विचारिएगा क्या एंटोनिम होगा। मॉन्स्ट्रस का अर्थ क्या होता है, तो विशालकाय होता है, विशालकाय होता है। भयावह या भयंकर होता है। मॉन्स्टर का ही अर्थ होता है शैतान, तो शैतान जैसा मतलब भयंकर, भयावह। अब ऑप्शन देखा जाए, ब्यूटीफुल का अर्थ क्या है, तो सुंदर होता है, मनोरम होता है। आगे क्या है, ऑड का अर्थ क्या है, तो यह विषम होता है।
मतभेद भी होता है। ध्यान दिया जाए, मतभेद। अब नॉर्मल का अर्थ क्या है? असाधारण हो गया। नॉर्मल होता है सामान्य और अब नॉर्मल असामान्य, असाधारण। स्ट्रेंज का अर्थ होता है विचित्र। आंसर क्या होना चाहिए? तो एक विशालकाय है, तो इनसे तो कोई लेना देना इनका है नहीं, यही ब्यूटीफुल होना चाहिए, जो कि एंटोनिम के रूप में सर्व करेगा। नेक्स्ट बात करता हूं। मैं चाहूं तो आप लोगों को इंग्लिश टू इंग्लिश भी एक्सप्लेनेशन दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों को लेवल का ख्याल रखते हुए आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आने के लिए मैं इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन वोकैब सेक्शन का दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर है इलुसिडेट। ये क्या है? तो ये है निपटारा करना, किसी चीज को क्लियर करना, स्पष्ट करना। ध्यान दिया जाए, इसको इलुसिडेट कहते हैं। इलुसिडेट का अर्थ स्पष्ट करना, निपटारा करना, प्रकाशित करना भी होता है। इल्यूमिनेट या इलुसिडेट। क्लैरिफाई क्या हो गया? तो ये भी हो गया स्पष्ट करना। फिर एक्सप्लेन का अर्थ क्या है? तो व्याख्या करना किसी चीज का। ऑब्स्क्योर क्या है? तो अस्पष्ट है, यह धुंधला के सेंस में यूज किया जाता। इल्यूमिनेट का अर्थ क्या है? तो यह है प्रकाशित करना या स्पष्ट करना। अब बोला जाए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो ये तीनों जो हैं इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन एंटोनिम में तो एक ही आएगा जो ऑब्स्क्योर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। Choose the option that is the most appropriate conversion of the following sentence into direct speech। ध्यान दिया जाए, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। आपको पता है कि जब भी हम नरेशन का फॉर्मेशन बनाते हैं तो चार चीजों पर ध्यान देते हैं। प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज, एडवर्ब या डिटर्मिनर, और उसके बाद होता है यूज ऑफ कंजंक्शन। चार चीजों पर बोला हूं, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। इन चारों को ध्यान में रखिएगा। आपको नरेशन चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखा जाए, दे आस्क, ये वेदर किस लिए आया है? अब तो ये कमा इन्वर्टेड कमा के बदले आता। आपको पता है कि यदि कहीं रिपोर्टेड स्पीच में ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ क्वेश्चंस हो तो वहां पर हम कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर यूज करते, तो वेदर यूज कर लिए। यहाँ द मीटिंग वाज लाइकली, यहाँ इफ वेदर के बाद अफर्मेटिव हुआ तो इसको हम इंट्रोगेटिव लेकर आएंगे, तो वाज इज में था तब वाज हुआ, तो हो जाएगा इज द मीटिंग, इज द मीटिंग हो गया। या तब हो जाएगा लाइकली टू बिगिन सून, और बी डिलेड फर्दर, या आगे डिले होगा और तब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ऑप्शन देखा जाए, दे आस्क्ड, पहले ही वॉज लगा दिया, गलत है। या वॉज पहले इज था तब वॉज हुआ होगा, तो यहां गलती है। दे आस्क्ड कह रहा है कि इज द मीटिंग लाइकली टू बिगिन, शॉर्टली लगा दिया सुन के जगह, जी नहीं, यहां पर शॉर्टली नहीं सून का प्रयोग होगा। कह रहा है कि दे आस्क, विल का प्रयोग किस आधार पर होगा? यदि यहां वॉज लगा है तो एक ही ऑप्शन है, दे आस्क इज द मीटिंग लाइकली टू बिगिन सून। क्या यह तुरंत शुरू होगा अथवा और विल इट बी डिलेड फर्दर, या आगे ये डिले होगा? तो और जो है ये लगाया है बी, ये फ्यूचरिटी की बात कर रहा है, तो विल का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी। विच सेंटेंस कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। ध्यान दिया जाए, यहां पर मिसस्पेल्ड चुनना है। कोई एक वर्ड है जो चारों सेंटेंस के अंदर दिया गया है और एक पार्ट एक ऑप्शन में कहीं वो मिसस्पेल्ड है। ध्यान दिया जाए,
क्लियर कम्युनिकेशन सही है, क्लियर भी सही है, कम्युनिकेशन भी सही है, इज क्रूशियल, CROUCIS ये भी सही है, क्रूशियल का मतलब निर्णायक, जटिल, फॉर अवॉइडिंग, अवॉइडिंग भी सही है, मिस अंडरस्टैंडिंग ये भी सही है, इन एनी नेगोशिएशन बिल्कुल सही है। आगे, इट इज क्रूशियल, लीजिए मिल गया, यहां क्रूशियल का स्पेलिंग गलती किया, क्रूशियल यहां सही है, तो यहां आई का प्रयोग गलत किया है। आगे देखते हैं, द मैनेजर हाईलाइटेड द क्रूशियल रोल, यहां भी सही है, यहां भी क्रूशियल सही है, तो सीधे सीधे एक ही ऑप्शन होगा, बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, select the option that expresses the given sentence in indirect voice, फिर यहां पर डायरेक्ट नरेशन में बदलना है, तो आपको पता होगा 4 चीजों पर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दें, यहाँ सॉरी इनडायरेक्ट में बदलना है, 4 चीजों पर हम लोग बात करते हैं, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और तब यूज ऑफ कंजंक्शन। चलिए देखते हैं, वी विल बेक ए केक फॉर द पार्टी, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, चलेगा, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले माई फ्रेंड्स टोल्ड मी शुरू में हो जाएगा, इसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, वी किसके लिए आया, तो माई फ्रेंड्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, दे, विल हो जाएगा क्या, वुड, बेक ए कॉल फॉर द पार्टी, तो माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे वुड बेक ए केक फॉर द पार्टी। ऑप्शन देखिए, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे वुड बेक ए केक फॉर द पार्टी, आंसर तो निकल गया। यहां क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिए कि माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट वी वुड बेक, वी किसके लिए है, तो माई फ्रेंड्स के लिए है, फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, तो वहां दे का प्रयोग होना चाहिए, सही है, वी नहीं होगा, यहां दे लगाया लेकिन विल कर दिया, जो वुड होना चाहिए, वी विल, दोनों गलती है, आंसर नंबर ए। कर रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में इसको बनाना है, पैसिव है, देखिए स्टार्ट किससे हुआ, ऑक्सिलियरी वर्ब से, हायर्ड द रेस्टोरेशन वर्क, हायर्ड द रेस्टोरेशन वर्क बिन बीइंग डन ऑन द एंटीक कैबिनेट, कह रहा है कि क्या रेस्टोरेशन जो है, रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा था एंटीक कैबिनेट पर आधारित, फॉर मंथ्स बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले क्या ये काम हो रहा था, तो देखिए यहां इंट्रोगेटिव तो कर दिया लेकिन पैसिव बनाया है, बिन बीइंग डन, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया है, जबकि जनरल सेंस में देखने को मिलता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता, क्योंकि डबल बी स्ट्रक्चर एक साथ नहीं आता। देखिए यहां बिन भी है और बीइंग भी है, लेकिन यदि कहीं अगर दे दे तो बी फॉर्म प्लस बी थ्री का रूल काम करेगा ही करेगा, परंतु इसमें किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये एजेंट क्लियर नहीं है, तो यदि कहीं पैसिव स्ट्रक्चर में एजेंट न रहे तो हम एजेंट को एक्टिव में इमेजिन करेंगे, इमेजिन करेंगे तो समवन यूज करेंगे, समबडी यूज करेंगे, वी यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, इमेजिन करते हुए, तो देखा जाए हैड है सही है, दे सही लिखा हुआ है, इमेजिन कर लिया सब्जेक्ट, हैड दे बीन डूइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस है, द रेस्टोरेशन वर्क ऑन द एंटीक कैबिनेट फॉर मंथ्स बिफोर यू अराइव्ड, बनावट सही है। यहां देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो दे हैड कैसे होगा, हैड रहता आप बाहर तो सोचते, हैड द यूनिक कैबिनेट बीन डूइंग द रेस्टोरेशन वर्क फॉर मंथ्स बिफोर यू अराइव्ड, देखिए यहां हैड द एंटीक कैबिनेट कर दिया, तो एंटीक कैबिनेट थोड़े है, ये तो एंटीक कैबिनेट पर आधारित बात कर रहा है, तो ये सेंस नहीं है, एजेंट इसका क्या होना चाहिए, तो दे होना चाहिए इमेजिनरी फॉर्म में, वेयर दे तो नहीं होगा, हैड लगा है क्वेश्चन में, आंसर नंबर ए। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देखिए इंप्रूवमेंट है, आफ्टर अ लॉन्ग मैराथन, मैराथन दौड़ के बाद द वुमेन वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, कह रहा है क्या कि जो महिला थी वो हाँफ रही थी, एक बात बताया जाए, कह रहे कि लंबे दौड़ के बाद
वो महिला हाँफ रही थी, आउट ऑफ ब्रेथ फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफना, हाँफ कर गिर जाना, थक के चूर हो जाना। तो आउट ऑफ ब्रेथ जो है यहां ब्रीद लगा दिया। ध्यान दीजिए, BREATH ये ब्रेथ नाउन है। अब BREATHE यह ब्रेथ वर्ब है। इसका अर्थ होता है सांस लेना, ये है सांस लेना, ये है ध्यान दें सांस या श्वसन ब्रेथ। तो आउट ऑफ लगाएगा, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आना चाहिए, तो ये ई वाला ऑप्शन नहीं, ब्रेथ नहीं, ब्रेथ होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, फ्रेज भी होता है आउट ऑफ ब्रेथ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहां पैसिव वॉइस चुनना है। देखिए समवन क्या है तो सब्जेक्ट, हैज लेफ्ट क्या है तो वर्ब, और द डोर क्या है तो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ द डोर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो बनेगा क्या? तो द डोर पहले से ऑक्सिलियरी वर्ब है हैज, अब इसको हम B+V3 देंगे तो हैज बीन लेफ्ट, तब हो गया ओपन, कॉम्प्लीमेंट है, तब हो जाएगा बाई समवन। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। समवन समबडी यदि रहे तो एजेंट के रूप में छुपा भी सकते हैं और नहीं तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि द डोर हैज बीन लेफ्ट ओपन, बिल्कुल सही है। यहाँ वॉज लेफ्ट कर दिया, जबकि यहाँ हैज का प्रयोग है, इज हैड सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, यहां पर पैराग्राफ आपको सही अरेंज करना है। PQRS पैराजंबल का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिएगा कर रहा है क्या? द केटल, केटल जानते होंगे केतली या कोई बर्तन, कुकर भी मान सकते हो। विसल, केतल जो था वो विसल किया, मतलब कि उसमें सीटी बजा, एक तरह से समझिए कुकर ही होगा। इट्स अ स्टीम ए थिन कॉलम इन द क्वाइट किचन, करे कि जो किचन में शांति थी वहां पर उस आवाज को भेदन किया कौन? द केटल का आवाज। ही प्लेस्ड ए टी बैग इन हिज फेवरेट मग, उन्होंने अपने फेवरेट मग में उसके बाद क्या किया कि टी बैग डाला, चाय का पत्ती या चाय का जो बैग है वो डाला। पोरिंग हॉट वाटर ओवर इट, और उसके बाद उस पर पानी डाला। ए स्प्लैश ऑफ मिल्क क्लाउडेड द डार्क लिक्विड, और उसका जो डार्क लिक्विड था, मतलब जो उबला हुआ चाय पत्ती था, उस पर जो था दूध का परत आ गया, ऊपर दूध डाला गया। टर्निंग इट कंफर्टिंग कैरमल कलर, और उसके बाद उसका चाय का कलर बदल गया, हल्का भूरा रंग का वो हो गया। विद द फर्स्ट वार्म सिप, और पहला जो उसका घूंट पिया गया, द मॉर्निंग फेल्ट ए लिटिल मोर मैनेजेबल, तो उसके बाद ऐसा लगा कि आज का सुबह बहुत बढ़िया गुजरा। तो देखिए पहले केटल गर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ तो हॉट वाटर उसमें डाला गया, फिर दूध डाला गया भैया, उसके बाद चाय तैयार हो गया। PQRS, ये तो एकदम बना हुआ है चाय, आराम से बना बनाया पी लीजिए। द रिसर्च टीम recruited a large group of qualified participants for the study. The research team जो थी, रिसर्च टीम क्वालिफाइड लोगों का एक ग्रुप को हायर की, रिक्रूट की स्टडी के लिए, शोध के लिए। ध्यान दिया जाए, पहले रिसर्च टीम जो थी वो क्वालिफाइड लोगों के एक समूह को हायर करती है। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के लास्ट में they analyzed the results to determine the drug's effectiveness। कहा है क्या कि लास्ट में ट्रायल के वे लोग एनालाइज किए कि ये दवा कितना प्रभावी इस पर थी, उसको एनालाइज करने का, रिजल्ट्स को जांचने का जांचे वे लोग। तो एक बात बताइए, एट द एंड ऑफ द ट्रायल दे, तो ये तो शुरुआत हो नहीं सकता, कि उससे शुरुआत कभी नहीं हो सकता। यहाँ प्रोनाउन है एट द एंड ऑफ, कह रहा है द टीम monitored the health and progress of all participants for several months। टीम जो थी वो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके हेल्थ और प्रोग्रेस पर
कई महीनों तक उस पर जांच की, मॉनिटर की, देख रेख उस पर की। पहले हायर करेगा तब ना मॉनिटर करेगा जी। इसका मतलब कि पी के बाद ही आर दिखना चाहिए। यहां देखिए आर के बाद पी दिख रहा है, खेल खत्म कीजिए इसको भी। आगे, हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्ड द न्यू ड्रॉ। कह रहा है कि जितने पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से आधे, तो ये भी पी के बाद ही एस होना चाहिए। यहां देखिए एस के बाद पी है, खेल खत्म कीजिए। तो सीधा सीधा बना कि द रिसर्च टीम ने रिक्रूट किया क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के लिए। उसके बाद जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से आधे जो थे वो नया ड्रग रिसीव किए, जबकि बाकी जो थे उनको प्लेसेबो यानी सिंपल दवा की गोलियां दे दी गई। अब बताया जाए, उसके बाद टीम जो है कई महीनों तक उसको ऑब्जर्व किया, मॉनिटर किया, और लास्ट में वे लोग इसके प्रभाव को देखे। तो पी एस आर क्यू, आंसर नंबर कौन बनेगा? बी। विच वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग? इंटेंटली। ध्यान दें, इंटेंशन आप लोग सुनते होंगे, इरादा। ध्यान दें, इंटेंट एकाग्रता भी होता है, तो इरादा भी हुआ या एकाग्रता हुआ। देखा जाए यहां इरादा का सेंस भी मान सकते हो, इरादा पूर्वक या एकाग्रता पूर्वक। अब देखिए आप ऑप्शन, द मैन लिसन्ड इंटेंटली, वो आदमी एकाग्रता से बातों को सुना। ड्रॉन इन बाय द एस्ट्रोलॉजर्स अथॉरिटी, एस्ट्रोलॉजर का जो असिस्टेंट था या उसके दायरे से, उसके अथॉरिटी से जो कहा गया उस बात को बड़ा ध्यान से सुना। तो देखा जाए डिस्टेंटली तो हो गया दूरी पर स्थित, दूरी पर। लेजिली बराबर आलस पूर्वक। क्लोजली ये हो सकता है एकाग्रता से। कैजुअली अकस्मात। बोला जाए आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर आपका क्लोजली का सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टर्म रेफर्स टू ए सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। इनमें से कौन सा टर्म उस समाज को दर्शाता है जो गरीबी से या परेशानियों से मुक्त हो। मतलब यह है कि एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया। ध्यान दें, यूटोपिया होता है, इसको सुशासन कहते हैं, इसको राम राज्य कहा जाता है। डेमोक्रेसी क्या है, तो यह प्रजातंत्र है, जनतंत्र। मोनार्की क्या है, यह राजतंत्र है। ओलिगार्ची क्या है, तो यह अल्पशासित राज्य होता है। ध्यान दिया, अल्पशासित राज्य। यानी ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि गवर्नमेंट बाय द माइनॉरिटी, दैट इज ओलिगार्ची। जहां की माइनॉरिटी लोगों का हुकूमत हो उसको ओलिगार्ची बोलते। तो आंसर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जहां किसी को कष्ट न हो, जो गरीबी न हो, उसको यूटोपिया कहेंगे, राम राज्य कहा जाता। चलिए आ गए हैं हम लोग पैसेज की दुनिया में। हिमाचल प्रदेश, renowned for its pristine natural beauty and ecological diversity, is presently confronting an unprecedented wave of environmental degradation. ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश जो कि विख्यात था अपने प्राचीन नेचुरल ब्यूटी के लिए, वो विख्यात था। प्रिस्टाइन का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन। अपने पुराने नेचुरल ब्यूटी के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो जाना जाता था हिमाचल प्रदेश, और अपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, जो पर्यावरण की विविधता है उसके लिए जो जाना जाता था, वो कर कि इज प्रेजेंटली कन्फ्रंटिंग, वो झेल रहा है। क्या झेल रहा है, तो एन अनप्रेसिडेंटेड वेव ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी बहुत ज्यादा स्थिति में, बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यावरण के कटाव, पर्यावरण की बर्बादी को झेल रहा है।
हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है, द रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन exacerbated by unregulated urban expansion and burgeoning tourism has precipitated a critical decline in the region's biodiversity. कह रहा है कि द रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन, रैम्पेंट बहुत तेजी से, भयावह स्थिति से, जो भयंकर जंगल का कटाव है, जिसमें बदतर स्थिति पैदा हो रही है, किसके वजह से? तो अनरेगुलेटेड अर्बन एक्सपेंशन, जो शहरों का विस्तार है, यानी अनियंत्रित शहरीकरण है, जिसके वजह से वो बदतर बना रहा है स्थिति को। एंड बर्गेनिंग टूरिज्म, बर्गेनिंग का अर्थ होता है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, अब बहुत तेजी से बढ़ते हुए टूरिज्म के वजह से ये सब मिलकर हैज प्रिसिपिटेटेड ए क्रूशियल डिक्लाइन, जो उसका पर्यावरण का कटाव है, पर्यावरण में से जो क्षरण है, उसके स्थिति को और तेजी से ये बढ़ा रहा है। इन द रीजन्स बायोडाइवर्सिटी, इस क्षेत्र के जो जैविक विविधता है उसको बर्बाद कर रहा है। क्या क्या बर्बाद कर रहा है? तो तेजी से डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटाव, बेलगाम शहरीकरण और टूरिज्म जो बढ़ रहा है तेजी से, ये सब मिलकर यहाँ इस क्षेत्र के जैविक विविधता को नष्ट कर रहे हैं। वंस डेंस फॉरेस्ट, कभी घना जंगल हुआ करता था, which acted as vital carbon sinks and habitats for myriad species, are now alarmingly fragmented, undermining ecological balance। करे कि कभी बहुत घना जंगल का दायरा जो माना जाता था, जहां घने जंगल हुआ करते थे, जो कि हमारे यहाँ कार्बन को अवशोषित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, और इकोलॉजी और वहां के जो निवासी थे, जो जंगली जीव थे, मैरियाड करता विविध, बहुत सारे जो स्पेसीज थे, प्रजाति थे, उनका वो घर हुआ करता था, वो आज विविध तरह के विविध टुकड़ों में विभक्त हो चुका है, विविध भागों में उसको आज तोड़ा जा चुका है, जिसके वजह से इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, वहां का संतुलन जो है पर्यावरण का, वो बिगड़ रहा है। द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, स्पेशली टिम्बर एंड वाटर, compounded by erratic weather patterns attributed to climate change, further exacerbates the fragile ecosystem's vulnerability। ध्यान दीजिएगा, करें कि द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का हद से ज्यादा प्रयोग, हद से ज्यादा उसका अवशोषण, खासकर टिम्बर यानी लकड़ी और वाटर का, पानी का, जिसके दायरे में, जिसके वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं वो अनियंत्रित हो गए हैं, वो वेदर का स्थिति जो है वो प्रकोप के रूप में बन गए हैं। वो कह रहा है कि एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, और इन सब के वजह से वेदर का बदलते पैटर्न से क्लाइमेट चेंज हो रही है वहां का। फर्दर एग्जैसरबेटेड द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और वहां का बहुत नाजुक, बहुत कोमल जो कहें कि पर्यावरण का परिवेश था, जो वहां का वल्नरेबिलिटी थी, उसको और बदतर कर रहा। यानी जो पहले पर्यावरण कट रहा था, क्षरण हो रहा था, उसको और तेजी से यहाँ क्षरण हो रहा है, क्योंकि वहां से लकड़ी, टिम्बर और वाटर, ये सब और निकाले जा रहे हैं। The proliferation of construction activities along river banks and hill slopes has triggered soil erosion and heightened the risk of landslides, endangering both human settlements and wildlife inhabitants। ध्यान दिया जाए, कह कि द प्रोलिफरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बहुतायत होने से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बढ़ जाने से, कहा तो नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन
एक्टिविटी यानी बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं, हिल और स्लॉप्स पर, पहाड़ियों के ढलान पर बिल्डिंग बनने से इसके वजह से सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लैंडस्लाइड्स का, भूस्खलन का जो रिस्क है वो भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से खतरे में ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं, मानव जो वहां पर मकान बना रहा है वो भी खतरे में है और हमारे जंगली जीवों का निवास यानी जंगली जीवों का भी जीवन खतरे में इसके वजह से है। एडिशनली, साथ ही द इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग ऑफ वेस्ट including plastic in ecological sensitive zones aggravates pollution levels and jeopardizes aquatic life। साथ ही जो करे कि इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो हद से ज्यादा कूड़ा कचरा का डंपिंग किया जा रहा है जिसके दायरे में प्लास्टिक है, इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जो पर्यावरण के स्वरूप में एक सेंसिटिव जोन है, वहां उधर भी हम लोग प्लास्टिक वेस्ट या जो वेस्ट हम अपना डंप कर रहे हैं इसके वजह से पॉल्यूशन लेवल्स और बदतर हो रहा है। अग्रावेट मतलब बदतर होना, खराब होना, और बदतर हो रहा है पॉल्यूशन का जो ये दायरा है। एंड जेओपार्डाइज मतलब खतरा पैदा करना, और खतरा पैदा कर रहा है जलीय जीवों को, जो जलीय एक्वेटिक मतलब जलीय, जो जलीय जीवों का जिंदगी है उन पर भी खतरा पैदा हो रहा है। अनदर pivotal reason behind this environmental deterioration is the inadequacy of a stringent environmental policies and their enforcement। Another pivotal reason, एक और महत्वपूर्ण जो कारण है इस इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन का, पर्यावरण का बदतर स्थिति का, एक और जो कह रहा है कि रीजन है, कारण है, वो ये है कि द इनएडिक्वेसी ऑफ अ स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट पॉलिसी। हमारे यहाँ कोई सख्त पर्यावरण की नीति नहीं है। हमारे यहाँ पर्यावरण का जो सख्त नीति जितना होनी चाहिए वो नीतियां अपर्याप्त हैं, वो हमारे लिए बढ़िया नीति नहीं है। एंड देयर इन्फोर्समेंट, यदि है थोड़ा बहुत तो पर्यावरण का जो नीति है वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है। डिस्पाइट अवेयरनेस कैंपेन्स, कह रहा है क्या कि जागरूकता अभियान के बावजूद लोकल गवर्नेंस ऑफन सकम्स टू डेवलपमेंटल प्रेशर्स। कह रहा है क्या कि जागरूकता अभियान के बावजूद जो लोकल गवर्नेंस है, जो लोकल वहां की स्थानीय जो सरकारें हैं या जो नगर की व्यवस्था देखने वाली व्यवस्थाएं हैं, वो डेवलपमेंट प्रेशर में वो आ जाती है, उसके आगोश में आ जाती है, यानी डेवलपमेंट की प्राथमिकता देकर जंगल को काट दिया जाता। साइड लाइनिंग सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस, कह रहा है क्या कि जितने भी इस पर जंगल को संरक्षित करने का, पर्यावरण को संरक्षित करने का जितने सोच विचार है उसको साइड लाइन कर देते, किसके प्रेशर में, अथवा डेवलपमेंट प्रेशर में। द नेक्सस मतलब साठगांठ, द नेक्सस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल नेग्लेक्ट इज ग्लेरिंग। कह रहा है क्या कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल नेग्लेक्ट यानी पर्यावरण का अनदेखा करना और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में जो साठगांठ है ये बहुत खतरनाक है। इज ग्लेरिंग, ये खतरनाक है। नेसेसिएटिंग इमीडिएट रिमेडियल मेजर्स, और जिसमें आवश्यकता है अभी तुरंत सख्त कोई कार्रवाई करने का, कोई उसका रिमेडियल मेजर्स उठाने का, इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसको बचाया जाए, वो कदम उठाने की जरूरत है। इन समेशन, कह रहा है क्या कि सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज ए मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम। सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ये बहुआयामी प्रॉब्लम है, बहुत तरह का, एक प्रॉब्लम के दायरे में बहुपक्षीय प्रॉब्लम है, रूटेड इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज।
जिसका मूल रूप से दायरा ये है कि जो मानव का जो विकास स्थिति है, विकास का दायरा है, उसमें इसका मूल निहित है। मनुष्य अपने विकास के लिए, शहरीकरण के लिए अंधाधुंध ये जंगल की कटाई कर रहा, एंड क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस, और उसके वजह से मनुष्य क्लाइमेट का डिस्टर्बेंस कर रहा है, जलवायु को प्रभावित कर रहा है। कंसर्टेड एफर्ट्स encompassing policy reform, community engagement, and scientific interventions are imperative to restore the state's ecological sanctity. इस तरह के राज्य के पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए तभी सुनियोजित कदम उठाए जाने की जरूरत है। सुनियोजित कदम जिसके दायरे में ऐसी नीति बने कि उसमें सुधार हो सके, उसमें कम्युनिटी भी, वहां के जो स्थानीय है वो भी उसमें शामिल हो सके, और उसके बाद वैज्ञानिक रूप से कदम उठाने की भी जरूरत है ताकि वह उस राज्य का इकोनॉमिकल सैंक्टिटी कायम रहे, यानी पर्यावरण की शुद्धता कायम रहे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, क्वेश्चन। In the sentence, the proliferation of construction, correct, construction की बहुतायतता activities along with river banks and hill slopes, नदियों के किनारे या ढलानों पर, पहाड़ियों के ढलानों पर जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कर रहा है कि हैज ट्रिगर्ड सॉइल इरोजन, उसके वजह से भूमि का कटाव बढ़ चुका है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए नाउन प्रोलिफरेशन इज, प्रोलिफरेशन किस तरह का नाउन है, ध्यान दिया जाए, सुनिएगा। यदि वर्ब से कोई नाउन बनता है, रेगुलेट, रेगुलेशन, ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन, प्रोलिफिक या प्रोलिफिकेशन होता है, तो उससे नाउन बन गया। तो यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं कि उसी से प्रोलिफरेशन हो गया, ये सब करह की TION जोड़कर बनता है, मोस्ट ऑफ उसमें से नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ध्यान दें, ड्यूरेशन, समय का दायरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। याद रखा जाए, क्यूरेशन, क्यूरिटी से आप जानते होंगे, क्योर से, ध्यान दें क्यूरिटी भी होता है। यहां पर कह रहा है क्या कि प्रोलिफरेशन, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी। फीलिंग्स का बात करता है, याद करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउज इन द सेंटेंस, किस तरह का ये क्लाउज है। देखिएगा, वंस डेंस फॉरेस्ट, कभी वो गहरा घना जंगल हुआ करता था, उस जंगल के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया। फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट नाउन है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विच एक्टेड एज वाइटल कार्बन सिंक्स, जो कि कार्बन अवशोषित करने का बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। एंड इनहेबिट्स फॉर मैरियाड स्पेसीज, अब बहुत सारे प्रजातियों का घर था। आर, तो इसी के बारे में कह रहा है। तो ये वंस डेंस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो नाउन को जिस चीज से एक्सप्लेन किया जाएगा वह क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला डायरेक्ट कोई वर्ड रहे तो सीधा एडजेक्टिव मानेंगे, अब क्लाउज रहे तो एडजेक्टिव क्लाउज मानेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लाउज। द वर्ड एग्जैसरबेट का अर्थ क्या है इन द पैसेज, इरेटिक वेदर पैटर्न्स, करेक्ट, एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, फर्दर एग्जैसरबेट फ्रेजाइल इकोसिस्टम, वैरायटी, मोस्ट नियरली मीन्स। ध्यान दें, एग्जैसरबेट का अर्थ क्या था, तो बदतर करना था, स्थिति को बहुत तेजी से बिगाड़ने का सेंस में था। तो अब क्या होना चाहिए, अलेविएट मतलब कम करना, धीमा करना, वर्सेन मतलब बदतर करना, मिटिगेट मतलब कम करना, इनिशिएट बराबर शुरुआत करना। आंसर क्या होना चाहिए, तो वो बदतर का स्थिति था, वर्सेन होना चाहिए
नेक्स्ट बात करता हूं। द फ्रेज इकोलॉजिकल सैंक्टिटी का सेंस क्या था? याद रखा जाए, हिमाचल प्रदेश के इकोलॉजिकल सैंक्टिटी था, यानी पर्यावरण की शुद्धता का बात हो रही थी। अब यहां पर देखा जाए, द प्यूरिटी एंड सेक्रेडनेस ऑफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, यही पर्यावरण की शुद्धता। सेक्रेड का मतलब ही होता है पवित्र। ध्यान दें, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन का दोहन तो नहीं, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन हिमाचल प्रदेश। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हिमाचल में पर्यावरण का जो बदतर स्थिति है उसमें उसका योगदान नहीं है। कह रहा है कि डज नॉट कंट्रीब्यूट। ध्यान दें, इरेटिक वेदर पैटर्न्स, बिल्कुल इसका योगदान है। कह रहा था पैसेज में, बीच के पैराग्राफ में देखें, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी, यही नहीं है। अगर ये रहता तब तो ये सब होता ही नहीं। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं है। चलिए अभी आगे देखता हूं। अनरेगुलेटेड अर्बन एक्सपेंशन, ये भी सही है, ये इसके वजह से भी पर्यावरण बदतर हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग ऑफ वेस्ट, ये भी इसके लिए मतलब श्रेय जाता है, इसको भी इसको भी इसको भी, यह एक वंचित है। ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सभी लोग हमारे विद्यादान चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्त मित्रों को भी सजेस्ट करेंगे, यह वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को, और यदि सुझाव हो तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और हमारे ऐप कॉम्पिटिशन प्रो पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस मौजूद हैं, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, जीके जीएस के भी, मैथ्स के भी, सबका सुपर फाउंडेशन कोर्स मौजूद है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेट में। आपको पता है कि डेट वाइज और शिफ्ट वाइज ये सॉल्यूशन चल रहा है, इसीलिए मैंने सोर्सेस दे दिया है। चलिए, कीप वॉचिंग, keep learning, keep enjoying, be bold for the examination. Thank you. Best of luck.